बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये है हमारा सेकंड लेक्चर। मैं हूँ फरजाना नसूला, आपकी बायो की टीचर। और सेकंड ईयर के साथ हमारी क्लास थी, तो ये इस सेशन का जो ऑनलाइन सेशन हमारा स्टार्ट हुआ था उसका सेकंड लेक्चर है। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। चले जल्दी से रिकॉल करते हैं होम्योस्टेसिस था क्या। होम्योस्टेसिस था मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजिंग्स आती है, चाहे वो प्लान्ड हो चाहे वो ड्रास्टिक कंडीशंस में हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी को मेंटेन करना, आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम रखना। क्योंकि देखें, हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा स्वेयर चेंजेस को बेयर नहीं कर सकती, तो उसके लिए हमें क्या है, हमारी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। इस अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, तो उसको हम कह रहे थे होम्योस्टेसिस। ठीक है। अब होम्योस्टेसिस में हमने, आपको याद होगा कि हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अब इस पूरे चैप्टर को जो कंप्राइज किया गया है, इस चैप्टर में आपको यही 3 जो टर्म्स हैं, क्योंकि बेसिक हमारी बॉडी में 3 ही चीज़ें होती हैं। हम उसमें वाटर रेगुलेट कर रहे होते हैं, साल्ट रेगुलेट कर रहे होते हैं, या टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को हमने इस पूरे चैप्टर में 1 बाय 1 लेके चलना है। तो बेसिक हमारा मकसद क्या होगा इस पूरे चैप्टर में, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस को देखना कि किस तरह से उसका हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन की वजह से किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से अपने आप को मेंटेन करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, और अब उसकी फ़र्दर डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले है ऑस्मो रेगुलेशन। डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी और आप लोगों ने अच्छी तरह से याद भी की होगी, होप सो कि, लेकिन फिर भी एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या था। रेगुलेशन रेगुलेट करना, ऑस्मो मीन वाटर, वाटर को रेगुलेट करना। अब कैसे, मेंटेनेंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द फ्लूइड एंड वाटर बिटवीन ऑर्गेनिजम्स बॉडी एंड इट्स इन्वायरमेंट। इसके किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी और उसके इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो कि उसके सल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है मतलब इस तरह से एडजस्ट कर रहा होता है कि वो एक नॉर्मल होम्योस्टेसिस की कंडीशन में आ जाए, उसको हम कह रहे होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये टर्म तो आपको समझ आ गई और कि ये ऑस्मो रेगुलेशन है क्या। अब ये इतना मुश्किल नहीं है और ना ही इतना सिंपल है, लेकिन डिपेंड क्या करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग पे कि हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब देखें, हमारी बॉडी होती है एक आपने केमिस्ट्री में भी टर्म देखी होगी, सोल्यूशन। सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, कम्बिनेशन होता है सल्यूट का और सॉल्वेंट का। सल्यूट और सॉल्वेंट का कम्बिनेशन को हम कहते हैं सोल्यूशन। और एक बॉडी जो मेंटेन होती है, जिसको हम एक परफेक्ट बॉडी इन्वायरमेंट कहते हैं, वो बेसिकली कंप्राइज होती है आपके सोल्यूशन पे। उसमें क्या होते हैं, सल्यूट भी होते हैं जो कि साल्ट कंसंट्रेशन या आयनिक फॉर्म में होती है, और सॉल्वेंट भी होते हैं, सॉल्वेंट लिक्विड कोई कंडीशन को कह रहे होते हैं जो कि एक्सेस में होती है। अब इन दोनों को अगर इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाए तो इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस कंडीशन। लेकिन आप देखें, हमारी बॉडी क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, हम बायो पढ़ते हैं इसलिए कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाए, तो ऑब्वियसली आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको इन्वायरमेंट से सिचुएशन फेस करनी पड़ी होती है ना, वो इन्वायरमेंट में रह रहा होता है और वो अपने आप की बॉडी की फ्लक्चुएशन भी इस तरह से आ रही होती है, इन्वायरमेंट भी सेम नहीं रहता, तो इनडायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट चेंज तो आपकी बॉडी का इन्वायरमेंट चेंज। तो इसको हम, ये होम्योस्टेसिस को हमें मेंटेन करना पड़ता है, ये मेंटेन होता नहीं है तो इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो सल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ये होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन होता है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने ये सारा जो प्रोसेस है हमने देखना इसलिए है कि हमारी जो बॉडी है उसने तो अपने आप को मेंटेन करना है, तो ये फ्लक्चुएशन है क्या, और उस फ्लक्चुएशन के बेस पे होम्योस्टेसिस किस तरह से मेंटेन की जा सकती है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या हो सकती है, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ना कि होम्योस्टेसिस की कंडीशंस है क्या, होम्योस्टेसिस मतलब कौन सी ऐसी चेंजिंग्स हैं जो इस होम्योस्टेसिस कंडीशन को अफेक्ट करती हैं। देन जाके हम पहले, सबसे पहले हम देखें, अभी हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम का पता होगा, प्रॉब्लम का पता होगा देन हम उसका सल्यूशन ढूंढेंगे। सही है, प्रॉब्लम पता ही नहीं है तो सॉल्यूशन के वे कैसे आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, पहले प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, प्रॉब्लम क्या है, और देन हम फिर उसके बाद में उसमें सॉल्यूशन में आएंगे। चलिए देखते हैं कंडीशंस क्या हो सकती हैं जी। तो हमने पहले देखनी है कंडीशंस क्या हैं
कंडीशन मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो कि हमारे कॉज करती है इंटरनल इन्वायरमेंट को कि वो अपने आप को एडजस्ट करे। तो कंडीशंस क्या हो सकती हैं किसी भी, क्योंकि हम एक बेसिक ह्यूमन की जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है हम उस कहते हैं वो सेल है। तो सेल को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो हम एक सिंपल हमने सेल लिया है और उस देखना चाह रहे हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट है। तो दो कंडीशन, तीन कंडीशन है बेसिकली, दो, लेकिन प्रॉब्लमेटिक दो होती हैं। कैसे? हाइपोटोनिक सिचुएशन, हाइपोटोनिक सिचुएशन या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हम इसमें कंडीशन में अब क्या होता है कि आउटसाइड जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, वो ऑब्वियसली ज़्यादा है। ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन हम आउटसाइड बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक सिचुएशन में। ठीक है, आउटसाइड ज़्यादा है तो क्या है इसका मतलब कि इनसाइड क्या है, कम होगी। तो इस तरह से क्या होगा, आपने ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखा होगा। ठीक है, ओस्मोसिस आपने पढ़ा होगा। तो ओस्मोसिस बेसिकली है क्या उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता, लेकिन ओस्मोसिस होता ये है कि एक जगह जहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ से कम की तरफ वाटर का जाना। तो देखें, आउटसाइड वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो इनसाइड क्या है, कम है। तो वाटर इसलिए क्या करेगा, आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा, मूव इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ज़रा, मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया है। ये हमने एक कोई भी बीकर लिया है और उसमें क्या है, उसमें आउटसाइड जो इन्वायरमेंट हमने दिया है वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हाई रखी है। अब जो सेल है, सेल में क्या है, ऑब्वियसली उसके रिस्पेक्टिव अगर बाहर ज़्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन अंदर क्या है, कम है। तो इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि वाटर काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन से अंदर सेल के इनसाइड मूव करेगा। और जैसे ही ये सेल इनके इनसाइड मूव करेगा तो देखें बेचारा जो सेल है वो ब्रस्ट कर गया है, वो इतना ज़्यादा वाटर को कंटेन ही ना कर सकता, तो वो ब्रस्ट कर गया और उसके देखो उसका वो फील सैड। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है कि वो अब खुश नहीं है। अब उसने तो तब खुश रहना ना जब उसको सारी कंडीशन नॉर्मल में मिल रही है। तो ये इस तरह से वो अनहैप्पी है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो हमने सबसे होम्योस्टेसिस का मकसद ही क्या है, अगर ये इस तरह से सिचुएशन है तो इस बेचारे इस सेल को जो अनहैप्पी है इसको हम हैप्पी बनाएं। ठीक है, इसको हैप्पी रखा जाए। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन है हाइपरटोनिक सिचुएशन। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक यहाँ पे क्या होगा कि आउटसाइड जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम होगी। क्या होगी, कम होगी। अगर वाटर हमने यह देखें यहाँ बीकर है, वहाँ पे हमने एक सेल रखा हुआ है जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन बाहर क्या है, कम है, और उसकी रिस्पेक्टिवली क्या होगी, सेल की कंसंट्रेशन उसके रिस्पेक्टिवली हाई है। तो क्या होगा, वाटर हाई से जाना है कम की तरफ, और जैसे ही वाटर इनसाइड से आउटसाइड मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। हम देखें ये भी सेल अनहैप्पी है जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हमने इसको नॉर्मल कंडीशन में रखना है कि वो हैप्पी रहे। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या होती है, आइसोटोनिक। सेम टोनिक इन्वायरमेंट सेम सिचुएशन में रखना। इसमें क्या होगा, आउटसाइड जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो हमने क्या रखी है, इनसाइड वाटर की कंसंट्रेशन के बिल्कुल इक्वल रखी है। देखें यहाँ पे दोनों कंसंट्रेशन सेम है तो वाटर जो है वो आउटसाइड और इनसाइड मूव तो करेगा लेकिन वो एक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा, इसलिए ये सेल क्या है, हैप्पी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर में देखना है कि सेल को इस सिचुएशन में किस तरह से लाया जाए। अगर वो सिचुएशन इसमें है या इस सिचुएशन में है तो हमने इन दोनों सिचुएशन से को कोप करते हुए, इनसे फाइट बैक करते हुए अपने सेल को इस कंडीशन में लाना है ताकि वो हैप्पीली रह सके। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। अब आपको आपके माइंड में थोड़ी सी बात क्लियर होगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये हमने हर जगह पे ये सिचुएशन को मेंटेन करना है। अगर वो इस तरह से तब भी इसी में, इस तरह से भी इस फॉर्म में, और इस तरह से भी इस फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हमें वो करेंगे। ठीक है, अब ये सारा जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है कि हमें ये वाली जो हमें स्टेबल फॉर्म स्टेट है हमें ये मिल जाए। जी जी क्लास, आपने देखा कि हम पढ़ रहे थे होम्योस्टेसिस और उसमें ऑस्मो रेगुलेशन हमने स्टार्ट की हुई थी क्योंकि हम यहाँ पे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखें दो चीज़ें आती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को हम लिविंग में कंसीडर करते हैं। तो आपने ये याद रखना है जब भी हम बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उनमें हमें सबसे पहले ये प्लांट को भी डिस्क्राइब करना पड़ता है और एनिमल्स को भी। तो हम प्लांट को सबसे पहले टॉपिक में इसलिए रखते हैं क्योंकि प्लांट में प्रोसेस जो होते हैं वो सिंपल होते हैं और अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। और देन उसके बाद एनिमल्स के, तो यहाँ पे भी देखें ऑस्मो रेगुलेशन हम देख रहे हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है इन प्लांट्स, सबसे पहले प्लांट्स में देखेंगे कि ये तो प्रॉब्लम्स थी जो ऊपर हमने बात की, तो सिचुएशन हमें मेंटेन क्या करनी है। अगर वो आपको समझ आ गया तो आगे आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना ईजी होगा। प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से की जाती है, कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्लांट में क्या होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी, उसके इन्वायरमेंट में उसको प्लांट को कितना वाटर दे रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर हम प्लांट को डिवाइड करते हैं सिचुएशन के लिहाज से। और उसी जो इन्वायरमेंट सिचुएशन उसको वाटर अवेलेबल हो रहा होता है, उसी की बुनियाद पे उसको कैटेगराइज करते हैं। और वो जिस इन्वायरमेंट में एक प्लांट रह रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सेट भी करता है, ठीक है। तो अब हम देखें हमारे पास क्या हो सकता है। वाटर कंसंट्रेशन, ऐसा इन्वायरमेंट हो सकता है जो कि हाई हो, ठीक है, जैसे ओशन सीज होते हैं। अब ऐसी कंसंट्रेशन होती है जहाँ पे वाटर कम हो, जैसे कि डेजर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ ना वाटर ज़्यादा हो ना ही कम हो, नॉर्मल हो, जैसे कि सेमी एरिड एनवायरनमेंट कंडीशंस होती हैं। तो हम इन तीनों चीज़, अब तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, इन तीन पॉसिबिलिटीज़ पे हम वर्क करेंगे। तो इन्हीं की बुनियाद पर, वाटर की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर हमने इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, जो कि मैंने हम यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए लिख लिया हुआ है। तो हमारे पॉइंट पे देखें, हाइड्रोफाइट्स, फाइट्स प्लांट्स को कहते हैं। हाइड्रोजन से निकला है, मतलब वाटर कंटेनिंग, वाटर फाइट्स प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स। तो ऐसे प्लांट जो कि कहाँ पे रह रहे होते हैं, वाटर में। तो यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम है क्या, वाटर तो एक्सेस में है, प्रॉब्लम इनकी क्या है, वाटर प्रॉब्लम इसलिए है कि वो कोई चीज़ एक्सेस में होती है ना, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो यहाँ पे इनके लिए जो वाटर एक्सेस है, ये इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके लिए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन क्या चाहिए, प्लांट ने इस वाटर में रहते हुए किस तरह से अपने आप को अडेप्ट किया कि वो अपने आप को इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, तो आप देखें यहाँ पे मैंने एक इस तरह से सिचुएशन बनाई कि ये वाटर है, यहाँ पे कोई भी प्लांट है, जैसे कि लिली, आपने वाटर लिली के बारे में सुना होगा, कमल का फूल। तो आपको देखा होगा वहाँ उसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत लार्ज साइज़ में होते हैं और वो वाटर की सरफेस पे होते हैं। तो यहाँ पे हम उनके क्या होगा, वाटर की सरफेस पे क्यों होते हैं, क्योंकि वाटर उनके पास ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या करना है, उस पानी को जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको कम करना है। तो इसलिए क्या होगा, स्टोमेटा क्या होंगे, लार्ज नंबर में होंगे। और वो लार्ज नंबर में होने से क्या होगा, वो ओपन भी होंगे। जब ओपन होंगे तो वो वाटर को लूज़ करेंगे थ्रू ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और ये जो स्टोमेटा होंगे वो कहाँ पे होंगे, अपर साइड पे होंगे, लीव के अपर साइड में, मतलब ओवर नीचे। तो वो वाटर के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वाटर को फेस कर रहे हैं। और अबव साइड पे उनके स्टोमेटा होंगे, और स्टोमेटा क्या होंगे, ज़्यादा भी होंगे और वो ओपन भी रहेंगे, ताकि वो वाटर जितना वो वाटर ले रहे हैं उसको ट्रांसपरेशन के थ्रू अपने इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं, वो उसको एक्सक्रीट भी कर सकें, ठीक है। तो ये था। आगे सेकंड देखें, मीज़ो सेम सिचुएशन होगी। फाइट्स ऐसे प्लांट जिनको ना ज़्यादा वाटर मिलते हैं ना ही वाटर शॉर्टेज होता है, बल्कि वो दो नॉर्मल कंडीशंस बनाते हैं और उनको कभी कभार दोनों ही सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है कि ड्रास्टिक कंडीशन में, ऐसे ड्रास्टिक कंडीशन कहते हैं कभी भी कोई भी अब्रप्ट चेंज आ जाए, जैसे कि कहत या फिर बारिशें नहीं हो रही, रेनिंग सीज़न नहीं है, तो क्या आ गया, ड्रास्टिक कंडीशन है। अगर फ्लड आ जाए तो ये भी ड्रास्टिक कंडीशंस है, उनको वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाए या कम, तो ये ड्रास्टिक कंडीशन में इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अदरवाइज़ इनके लिए ये एक हैप्पीली लिविंग प्लांट्स होते हैं जिनको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वाटर मिल रहा होता है। तो इनमें क्या है सोल्यूशन, वाटर के जो हाई कंसंट्रेशन अगर होगी, मतलब ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक, दो प्रॉब्लम्स है ना सिचुएशन, एक में जहाँ पे वाटर हाई है तो दूसरा जिसमें वाटर कम है। तो हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा, उनके जो स्टोमेटा तो ऑब्वियसली उनके होंगे, तो उनके स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, तो वो अपना एक्सेस वाटर को रिमूव कर सकेंगे। और लो वाटर की सिचुएशन में क्या होगी, स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे, वाटर को कंजर्व कर लेंगे। और इनमें हमारे जो नॉर्मली हमारे एरिया में, जैसे कि कोई भी रोज़ है, ब्रिसिका है, नेक्स्ट हमारा मैंगो ट्रीज़ है, कोई भी इस तरह से फ्रूट के जो ट्रीज़ होती हैं, वो उन्हें देखिए नॉर्मल कंडीशंस फेस करनी पड़े, तो ये तो इसके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रही है, वो हैप्पीली रह सकते हैं। अब थर्ड कंडीशन है
जो कि ज़्यादा सीवियर है, ज़ीरो फाइट, ज़ीरो ज़ीरो से फील हो रहा है, ज़ीरो मतलब नथिंग फाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वाटर कम है, और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि उनका टेम्परेचर भी हाई है। तो टेम्परेचर जितना हाई होता है, आपको पता है कि वाटर अगर कम या ज़्यादा हो, टेम्परेचर हाई होने से जितना वाटर है बॉडी से आउटसाइड इन्वायरमेंट मूव करता है, तो उनके पहले ही वाटर उनका कम मिल रहा है, ऊपर से टेम्परेचर भी ज़्यादा है, वाटर मूव एक्सक्रीट जो होता है इन्वायरमेंट में वो भी रिमूव ज़्यादा हो रहा है। तो हमें इसमें क्या सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा इसमें कि ट्रांसपोर्टेशन रेट को कम किया जाए, और इस तरह से इस क्या होगा कि वाटर को सेव किया जाए। अब ये किस तरह से कर सकते हैं कि इनमें जो लीव्स होती हैं वो एक तो होते हैं स्मॉल, जितने स्मॉल लीव्स होंगे स्टोमेटा कम होंगे, तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो भी इस पर डिपेंड कर रही होती है। थिक लीव्स होंगे, थिक लीव मतलब वो उनमें सकुलेंट प्लांट्स होंगे, जैसे कि आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस कोई भी नॉर्मल कैक्टस आप उसके देखें कि उनके जो लीव्स होते हैं ना वो सकुलेंट होते हैं, तो उसमें वो क्या होता है, वाटर स्टोर कर लेते हैं, जब भी उनको वाटर अवेलेबल होता है वो वाटर को सेव करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। टोमेटो इस पर क्या होंगे दूसरी जगह पे, एक तो लोअर साइड पे होंगे और होंगे भी कम, ताकि वाटर रिमूव ना हो। तो क्या होगा, एक और सिचुएशन है स्टोर वाटर इन रेनी सीजन, जब भी कोई रेनी सिचुएशन आ जाएगी तो वो वाटर को कंजर्व कर लेंगे, वाटर को सेव करने की सलाहियत, और इस तरह से वो अपने आप को होम्योस्टेसिस कंडीशन में मेंटेन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने प्लांट्स की बात की, तो अब ऑस्मो रेगुलेशन ऑब्वियसली हम कहेंगे देखेंगे एनिमल्स में भी। तो एनिमल में क्रिटिकल बैलेंस रिक्वायर्ड होता है। अब देखिए एक अंडरस्टैंडिंग चीज़ है कि प्लांट्स है उनकी जो सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए ना, तो उनके सेल के ऊपर सेल वॉल होती है जो कि थिक होती है, वो उनको अगर ज़्यादा उन्होंने इन्वायरमेंट से वाटर ले लिया हुआ है या वाटर ज़्यादा रिमूव करे तो उसको उनके शेप मेंटेन रखने में होती है, हेल्प आउट करती है। जबकि एनिमल्स में ऐसी सिचुएशन नहीं होती, उनमें सेल वॉल नहीं होती। तो क्या होता है कि उनके थोड़ा सा भी जो चेंज होता है वो ड्रास्टिक हो सकता है, तो इनमें क्रिटिकल बैलेंस रिक्वायर्ड होता है किसी भी एनिमल सेल के लिए। तो एनिमल्स दो जो भी एनिमल्स होते हैं उन दो तरह से सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट के रिस्पेक्टिवली। एक को कहेंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स, मतलब उन्होंने अपने आप को सिचुएशन को सेट करके रखा हुआ। तो इन्होंने क्या करना है, ये नहीं है कि उनका इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता, इन्वायरमेंट चेंज हो, सिचुएशन चेंज हो, लेकिन वो क्या करते हैं अपने आप को जस्ट इस तरह से करते हैं कि उनके जो बॉडी फ्लूइड है वो उनके इन्वायरमेंट के साथ कंसाइड कर रहा होता है, बिल्कुल सेम सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रह रहा होता है। जैसा ही उसका इन्वायरमेंट होगा वो अपनी बॉडी फ्लूइड को भी इस तरह से मेंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर उनके इन्वायरमेंट में सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो बॉडी में सॉल्ट कंसनट्रेशन इतनी रखेंगे ताकि उनका वाटर लॉस ना करना पड़े। तो इस तरह से तो ये इनका क्या है, जब सिचुएशन ही एक सेम है तो उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं है एडजस्टमेंट की। और ये क्या है कि आइसोटोनिक सिचुएशन होगी कि वो एक आउटसाइड और इनसाइड अपने दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रख रहे हैं। अब सेकंड जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि उनके जो बॉडी फ्लूइड है वो उनके इन्वायरमेंट के सेम सिचुएशन में नहीं होता। जब इन्वायरमेंट और बॉडी फ्लूइड का अगर सिचुएशन सेम नहीं है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट किस तरह से कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी के फ्लूइड को इस तरह से मेंटेन करे। फॉर एग्जांपल बाई साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो साल्ट कंसनट्रेशन ने क्या करना है, वाटर कम हो गया तो वाटर यहाँ से इधर जाएगा, तो इसलिए क्या है ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है, उसको नीड करती है एडजस्टमेंट की। अब उसको एडजस्ट करना पड़ा है। अब एडजस्टमेंट क्या हो सकती है, आप देखें आइसोटोनिक तो सिचुएशन नॉर्मल थी, अब बाकी दो सिचुएशन हमने पढ़ी थी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या है कि हाइपरटोनिक में यही था ना कि बाहर वाटर ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट में, तो वो आपके सेल में जाता है और सेल क्या होता है ब्रस्ट कंडीशन में आ जाता है, सेल किसमें वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो एक्सेस वाटर है सेल को रिमूव आउट करना पड़ता है, सही है। और उसके बाद सेकेंड सिचुएशन है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या है कि उनके अंदर सेल के इनसाइड पे वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वो वाटर को वही रिमूव करता है। इन शॉर्ट हम दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं कि वो एक्सेस वाटर की जगह पे साल्ट को रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका रिवर्स है, क्योंकि साल्ट क्या है, अंदर साल्ट जब जैसे ही वाटर इनसाइड से आउटसाइड मूव करेगा तो साल्ट कंसनट्रेशन वाटर के रिस्पेक्टिवली अंदर ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर सेल के अंदर ज़्यादा है तो उसे क्या करना पड़ा है, उसको रिमूव आउट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन इस सिचुएशन को से क्या कर देंगे, ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे।
अब ऑस्मो कन्फर्मर की हम आगे नेक्स्ट बात तो करेंगे, क्योंकि वो तो है ही ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा जाके हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर है वो हम इस चीज़ के बारे में फोकस करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, वो ये वाले जो दो प्रोसेस है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सिचुएशन को कोप करने के लिए वो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करें, तो एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर में कंप्लीट वाइंड अप करते हैं। लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है आपके लिए, कि आपने ये लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए अपनी बुक को रीड आउट करें, इस बार लेक्चर को देखिएगा, और आपने करना क्या है, आपने मुझे ये बताना है। कल अगर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं इस क्वेश्चन का पूछूंगी भी, कि आपने बताना है कि ये जो हमने दो प्रोसेस देखे, रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर, रिमूवल ऑफ द एक्सेस सॉइल, तो इस दो सिचुएशन को कोई भी एनिमल किस तरह से अडेप्ट कर सकता है। तो आपने क्या करना है, 2 से 3 लाइन में इसका आंसर करना है कि किस तरह से ये पॉसिबल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल्स है वो इस सिचुएशन को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको अंडरस्टैंड करता है, वेल इट्स गुड। नहीं समझ आती तो फिर नेक्स्ट हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा कि एक दफ़ा अपने थिंकिंग्स के इस लेक्चर को लेने के बाद और इसको अंडरस्टैंड करने के बाद, इसको रीड आउट करने के बाद आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर मुझे दे सकें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।